आज का टॉपिक है दोस्तों विटामिन और मिनरल। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में दिया गया है थियामीन इज विटामिन। ठीक है, यहाँ पे थियामीन कौन सा विटामिन होता है यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में है B1, B2, B6 या फिर B12। तो जो थियामीन विटामिन होता है दोस्तों वह हमारा विटामिन B1 होता है। नेक्स्ट चलेंगे सेकेंड क्वेश्चन पे। द आयरन स्टोर्ड इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स इज कॉम्प्लेक्स टू। ओके, द आयरन स्टोर्ड इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल्स इज कॉम्प्लेक्स टू। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, 5 ऑप्शन हैं। ठीक है, फेरिटीन, इंट्रिंसिक फैक्टर, हाँ, ओपरलिविकीन या फिर ट्रांसकोबैलामिन सेकेंड, और ई में है हमारा ट्रांसफेरिन। ठीक है, तो जो हमारा आयरन होता है दोस्तों वह हमारा जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल होते हैं उनमें हमारा फेरिटीन के फॉर्म में जो है स्टोर होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, फेरिटीन। थर्ड पे चलेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड बाई ए 5-year-old बॉय विथ क्रोनिक रीनल इनसफिशियंसी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन फोकस करिए। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई 5 साल का बच्चा है और उसे अगर क्रोनिक रीनल से संबंधित कोई किसी भी तरह का डिजीज है, ठीक है, तो उसको किसकी मात्रा में या किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है और सफिशिएंट अमाउंट में। ठीक है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड बाय ए 5-year-old बॉय विथ क्रोनिक रीनल सफिशियंसी। ठीक है, तो ऑप्शन में है एरिथ्रोपोटिन, GCSF, इंटरल्यूकिन, स्टेम सेल फैक्टर या फिर थ्रोम्बोपोइटिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोटिन चाहिए होता है अगर कोई 5 साल का बच्चा है, अगर उसको कुछ क्रोनिक रीनल डिजीज है या उसके रिकॉर्डिंग कुछ समस्या है तो उसको रिक्वायर्ड होगी एरिथ्रोपोटिन की, है एरिथ्रोपोटिन। फोर्थ पे चलेंगे दोस्तों। इन एडल्ट्स अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है दोस्तों। ठीक है, mg ऑफ थियामीन पर डे इज कम्प्लीटली डिग्रेडेड बाय द टिश्यू। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई एक एडल्ट है दोस्तों, उसको थियामीन की एक दिन में कितनी आवश्यकता होती है, हाँ, या फिर कितनी क्वांटिटी की mg में आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारे जो टिश्यू होते हैं उनमें डिग्रेडेड होने के लिए। ओके, फोर्थ का हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन पे चलेंगे पहले 0.01, 0.1 या फिर 1 mg या फिर 10 mg। ठीक है, तो एक एडल्ट को कम से कम नहीं तो 1 mg पर डे की आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन B1 की। ओके, फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ पे चलेंगे दोस्तों। द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस कॉज्ड बाई हाई डोज यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स इज। ठीक है, यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है दोस्तों उसके मैनेजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, हाई डोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स। ठीक है, तो जो हम लोग हाई डोज लेते हैं दोस्तों ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है। ठीक है, तो इसके मैनेजमेंट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है एलिड्रोनेट, कैल्सिटोनिन, मेस्ट्रोनोल या फिर ऑक्जेंड्रोलोन। ठीक है, या फिर विटामिन डी है। ठीक है, ऑप्शन 5 दिए गए हैं। ठीक, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें है एलिंड्रोनेट। ठीक है, फिफ्थ का ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा एलिंड्रोनेट। 6 पे चलेंगे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज करेक्टली एसोसिएटेड विथ क्लिनिकल एप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज करेक्टली एसोसिएटेड विथ क्लिनिकल एप्लीकेशन। इसके ऑप्शन पे चलेंगे दोस्तों। पहला है एरिथ्रोपोटिन, ठीक है,
ये एरिथ्रोपोइटिन किससे रिलेटेड होता है? मैक्रोटिक एनीमिया से। ऑप्शन बी है फिलग्रैटिज्म, जो कि है थ्रम्बोसाइटोपिनिया ड्यू टू मिलोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। ठीक है। ऑप्शन सी है आयरन डिक्स्ट्रान। ठीक, तो इसमें क्या दिया गया है? सेवियर मैक्रोटिक एनीमिया। ऑप्शन डी है फेरस सल्फेट। ऑप्शन डी है फेरस सल्फेट, जो कि होता है माइक्रोलिटिक या फिर माइक्रोटिक एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7वें पे चलेंगे। दी यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, कन्वर्जन ऑफ मेथियोनिन टू सिस्टीन डिपेंड्स ऑन विटामिन। यहाँ पे जो मेथियोनिन होता है उसका सिस्टीन में जो कन्वर्जन होता है वह किस विटामिन पे डिपेंड करता है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है B1, B2, B6 या फिर B12। ठीक है, तो जो हमारा मेथियोनिन होता है वह विटामिन B6 की हेल्प से सिस्टीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मेथियोनिन से सिस्टीन में कन्वर्ट होने के लिए कौन से विटामिन पे निर्भर होता है ज़्यादातर? वह होता है विटामिन B6, यानी 7th का ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। 8th पे चलते हैं दोस्तों। 8वें पे एविडीन, ए प्रोटीन फाउंड इन एग। एविडीन एक प्रोटीन होता है जो कि एग में पाया जाता है। वाइट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ। ठीक है, वाइट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, ऑप्शन है बायोटीन, पेंटोथिनिक एसिड, कोलिन या फिर पायरिडॉक्सल। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो वाइट पार्ट होता है वह किसका एंटागोनिस्ट होता है? बायोटीन का। ठीक है, 8वें का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो कि है बायोटीन। 9वें पे चलेंगे दोस्तों। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम के फंक्शन के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो जो 3 ऑप्शन होंगे वह हमारे मैग्नीशियम के फंक्शन में आएंगे और एक होगा इसमें जो कि मैग्नीशियम का फंक्शन नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन पे चलते हैं दोस्तों। 9वां पे नर्व कंडक्शन, फास्फोलिपिड सिंथेसिस। ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्टिलिटी। 4th है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म। ओके, तो दोस्तों जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे पोटेशियम हो, ठीक है, तो ये हमारे नर्व कंडक्शन का भी फंक्शन रोल करते हैं। ठीक है, या नर्व कंडक्शन का भी फंक्शन करते हैं। उसके बाद है हमारा मसल कॉन्ट्रेक्टिलिटी। ठीक है, याद होगा दोस्तों, जब भी हमें हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी होती है या फिर जब भी लूज मोशन होता है तो उसकी वजह से हमारी जो मसल्स होते हैं दोस्तों उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, ऐंठन होने लगता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन है नर्व कंडक्शन, ये भी हमारा राइट आंसर है, यानी कि मैग्नीशियम का यह रोल अदा करता है, यानी मैग्नीशियम का यह एक तरह का फंक्शन है। ऑप्शन सी मसल कॉन्ट्रैक्टी, यह भी हमारा मैग्नीशियम का फंक्शन है। ऑप्शन डी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड इलेक्ट्रोलाइट का मैकेनिज्म भी यह प्ले करता है। ओके, तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह हमारा है फास्फोलिपिड सिंथेसिस। ठीक है, तो यह जो मैग्नीशियम होता है वह फास्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, बाकी के जो 3 ऑप्शन मैंने बताए ए, सी और डी, यह तीनों मैग्नीशियम का फंक्शन होता है। 10वें पे चलेंगे। फैक्टर लाइकली टू कॉज एन इंक्रीज इन द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN, यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इंक्लूड्स। ठीक है, 10वें पे ध्यान दीजिएगा। फैक्टर लाइकली टू कॉज एन इंक्रीज इन दी BUN यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इंक्लूड्स। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन से फैक्टर है दोस्तों जो कि BUN के लेवल को इंक्रीज करता है या प्रियर होता है इंक्रीज करने में। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ डायज़ेपाम। ठीक है, ऑप्शन बी है सीवियर लीवर डिजीज, ऑप्शन सी है क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल इंक्लूड्स, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्रोनिक किडनी डिजीज। ठीक है, अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि है फिजियोलॉजिकली
कार्निटाइन प्लेज फॉलोइंग रोल। ठीक है, यहाँ पे कार्निटाइन का रोल पूछा जा रहा है कि क्या रोल करता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकली 11th पे चलते हैं दोस्तों। फिजियोलॉजिकली कार्निटाइन प्लेज फॉलोइंग रोल। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ऑप्शन सेकंड है डिक्रीज एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिक्रीज रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो कार्निटाइन होता है दोस्तों वह हमारा ऑक्सीडेशन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, जो फैटी एसिड होते हैं उनके ऑक्सीडेशन को यह कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पोर्टेंट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है पेशेंट रिसीविंग आयरन थेरेपी शुड बी वार्नड अबाउट। ठीक है, यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं इनके पेशेंट के बारे में पूछा जा रहा है। पेशेंट जो होते हैं वो जो आयरन थेरेपी रिसीव करते हैं या जो आयरन थेरेपी करवाते हैं उनको किस चीज़ से अवार्न रहना चाहिए। ठीक है, या किस चीज़ से वार्न किया जाना चाहिए है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहला है डिजीनेस, दूसरा है रिंगिंग इन द ईयर्स, डेंजर ऑफ सनलाइट, ब्लैकनिंग ऑफ द स्टूल, उसके बाद फिर है ई नंबर है पैराथीसिया। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप अगर आयरन की गोली लेते हैं, ठीक है, या फिर आप विटामिन्स की गोली लेते हैं, विटामिन्स में अगर आपका आयरन भी इंक्लूड है तो आपका जो स्टूल होता है दोस्तों, ठीक है, वो ब्लैक कलर की होता है। जो भी आपका एक्सक्रीशन स्टूल होता है उसका जो कलर होता है दोस्तों वो ब्लैक हो जाता है जब भी आप आयरन की गोली लेते हो तब। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ब्लैकनिंग ऑफ द स्टूल। ठीक है, ऐसा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। लोग कहते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो गई है तो हमारा जो स्टूल है उसका कलर चेंज हो गया है या फिर ब्लैक हो गया, तो इसमें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। जब भी हम लोग आयरन थेरेपी या आयरन की गोली लेते हैं तो हमारा जो स्टूल होता है एक्सक्रीशन स्टूल वह ब्लैक हो जाता है। 13 पे चलेंगे, थेराप्यूटिकली विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 का अभी हमने बताया था, इसको बोलते हैं थियामीन। हैज़ बीन एम्प्लॉयड मोस्ट सक्सेसफुली इन द ट्रीटमेंट ऑफ। विटामिन बी का जो सबसे अच्छा इस्तेमाल किया गया है वह किसके ट्रीटमेंट में किया गया है दोस्तों, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी विटामिन B1 का इस्तेमाल हम लोग किस चीज़ में करते हैं, विटामिन B1 से हम किसको ट्रीट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो 13 का है दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है मैक्रोसिटिक एनीमिया पेलाग्रा, या फिर स्कर्वी, या फिर बेरी या फिर मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, हम इन पे एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल पे हम चलते हैं इसके राइट आंसर पे। ठीक है, जो थियामीन होता है उसको हम लोग विटामिन B1 यानी कि B1 बोलते हैं। ठीक है, थियामीन इसका जो हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वह बेरी नामक डिजीज़ के कंट्रोल करने के लिए या फिर बेरी को ट्रीट करने के लिए विटामिन B1 का इस्तेमाल करते हैं। 14th पे चलेंगे दोस्तों, मैग्नीशियम आयन इज नेसेसरी इन। यहाँ पे मैग्नीशियम का वो पूछा जा रहा है, मैग्नीशियम आयन किस चीज़ के लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ फोकस करिए 14th पे। ऑप्शन है स्टिमुलेटिंग एंजाइम सिस्टम, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, नर्व कंडक्शन, ऑल ऑफ दी एबव, या फिर नन ऑफ दी एबव। ठीक है, तो जो हमारा मैग्नीशियम आयन होता है दोस्तों, ठीक है, वह हमारा क्या करता है, कई तरह के जो एंजाइम्स है हमारी बॉडी में उनको भी यह स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो अब अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे पोटेशियम हो, ठीक है, यह मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में भी एक रोल प्ले करता है। ठीक है, और नर्व कंडक्शन में भी इसका एक तरह से मैग्नीशियम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 14th का डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, मैग्नीशियम आयन किस किस चीज़ के लिए नेसेसरी होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए, नर्व कंडक्शन के लिए और एंजाइम को स्टिमुलेट करने के लिए। 15th पे चलेंगे, द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स ऑफ रेसिनल शोज द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल पोटेंसी देन अदर्स। ठीक है,
यहाँ पे 15 क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स ऑफ रेटिनल शोज द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में जो रेटिनल होता है, जो रेटिनल डेरिवेटिव्स होते हैं, इनमें इन निम्नलिखित में से किसकी हाई पोटेंसी होता है अदर की तुलना में। ठीक है, तो हमारा 15th है, ऑप्शन है 9 सिस रेटिनोइक एसिड, बी है ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड, ऑप्शन सी है ऑल ट्रांस रेटिनल, और ऑप्शन डी है 11 सिस रेटिनल। ठीक है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें हर तरह के जितने भी ट्रांस रेटिनल होते हैं वह उनकी जो पोटेंसी होती है वो अदर की तुलना में बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15th का सी, यानी कि ऑल ट्रांस रेटिनल। 16वें पे चलेंगे, द ड्रग यूज फॉर कंट्रोलिंग टिटनी। ठीक है, यहाँ पे पूछा जाए टिटैनी। ठीक है, टिटैनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका हमारा ऑप्शन है दोस्तों इंट्रावीनस डायज़ेपाम, ठीक है, इंट्रामस्कुलर विटामिन डी, इंट्रावीनस कैल्शियम ग्लूकोनेट, इंट्रावीनस कैल्सिटोनिन। तो जो यहाँ पे दोस्तों टिटैनी होता है इसे हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, हम लोग इसको ट्रीट करते हैं इंट्रावीनस कैल्शियम ग्लूकोनेट से। ठीक है, टिटनेस का जो इंजेक्शन लगवाते हैं दोस्तों, ठीक है, उसी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है जो हम लोग टिटैनी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा जो राइट आंसर है वह है इंट्रावीनस कैल्शियम ग्लूकोनेट, यानी कि आईवी इंजेक्शन लगवाते हैं हम लोग, किस चीज़ का रहता है वह कैल्शियम ग्लूकोनेट का। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्शियम ग्लूकोनेट किसके कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, तो आपको बताना है कि टिटनी। ठीक है, टिटनीज। ओके दोस्तों, हमारा 17वां क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल आयरन प्रिपरेशन कैन बी फैसिलेटेड बाई यहाँ पे दिया गया दोस्तों कोड मिस्टरिंग। ठीक है, 17th पे चलेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल मतलब मुंह, ठीक है, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। आयरन प्रिपरेशन कैन बी फैसिलेटेड बाई कोड मिनिस्टरिंग। यहाँ पे ऑप्शन है एंटा एसिड, टेट्रासाइक्लिन्स, फॉस्फेट्स या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है तो दोस्तों बहुत ही इजी, ठीक है, लेकिन घुमा के पूछा गया है। जो हमारा आयरन, जो हम लोग ऑरल आयरन की टैबलेट्स लेते हैं, ठीक है, ओके, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, हम लोग के बॉडी में जो इसका मेटाबोलाइजेशन होता है वह एक तरह से एस्कॉर्बिक एसिड के तौर पे होता है। तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे दोस्तों इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों हम इनके नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे।